वो कौन सी ऐसी 12 ट्रांजैक्शंस हैं जब आपने पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, मतलब आपने पेमेंट करते हुए तमाम जो पेमेंट है वो अदा कर देनी है, कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करना। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, किस कानून के मुताबिक हमने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना और विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स में क्या डिफरेंस है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें वही मैं वो वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स क्या होता है। वैसे तो आप सबको क्लियर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं या जो टैक्स का काम कर रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं टैक्स के काम मतलब जो फील्ड में है या बिजनेसमैन है, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली क्लियर नहीं होता। तो हम एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग को पहले स्टडी कर लेते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिस्टर ए है और इसी तरीके से एक मिस्टर बी है। ये दो पार्टी हैं। मिस्टर ए जो है हम कह सकते हैं सेलर है, मिस्टर ए जो है बायर है। मिस्टर ए ने एक्स वाई जी जो प्रोडक्ट है वो बेची है। इसकी जो वैल्यू है विदाउट टैक्स हम कह सकते हैं, विदाउट टैक्स जो वैल्यू है सेल टैक्स वो 1 लाख है और इस पे 18% जो जीएसटी है वो इन्होंने चार्ज किया इनवाइस के ऊपर। जब इन्होंने चीज सेल की तो 18,000 रुपये है और ग्रॉस अमाउंट बनती है 1,18,000। ये जो है वो ग्रॉस अमाउंट चार्ज की गई है इनवाइस के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, इन्होंने जब सेल की मिस्टर बी के पास आई तो मिस्टर बी ने उसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड की अपनी बुक्स में और 1 लाख की परचेज है, 18% उनके लिए जीएसटी है और 1,18,000 रुपये उनकी टोटल इनवाइस है। यहाँ पे इससे रेलिवेंट तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 18,000 जो यहाँ पे चार्ज किया जाता है मिस्टर ए के लिए, ये है आउटपुट टैक्स, मतलब सेल के ऊपर इसने टैक्स चार्ज किया है, ये सेल टैक्स, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स। और ये जो 18,000 इन्होंने रिसीव किया है परचेज के ऊपर, इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। जब मंथली सेल टैक्स रिटर्न मिस्टर ए और बी फाइल करेंगे तो इन दोनों की अपनी अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट लेंगे और बैलेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देंगे। आज के इस लेक्चर का हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे चूंकि डिस्कशन हो रही है इस वजह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो एडवांस टैक्स के हवाले से है, मतलब इनकम टैक्स के हवाले से। अब कुछ टाइम के बाद जो मिस्टर बी है इन्होंने पेमेंट करनी है मिस्टर ए को। जारी सी बात है, चीजें परचेज की है तो पेमेंट भी करनी है। तो जब पेमेंट करनी है तो रूल ये कहता है, जो लॉ है इनकम टैक्स का वो ये कहता है कि आपने जब भी पेमेंट करनी है तो आपने ग्रॉस अमाउंट के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो विदहेल्ड करना है। मतलब इनकम टैक्स की बात हो रही है। ये जो टैक्स है ना ये सेल टैक्स है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था। और ये जो पेमेंट के टाइम पे टैक्स चार्ज होगा मिस्टर बी डिडक्ट करेगा, वो उसको क्या बोलते हैं इनकम टैक्स। वो कैसे चार्ज होता है उसके ऊपर हमें जो रूल ने सेक्शन दे दिया है हमें 153 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, वहां पे उसने बताया हुआ है डिफरेंट रेट्स हैं, उसके मुताबिक हम टैक्स विदहेल्ड करते हैं। मतलब वो ये कहता है अगर एओपी है तो क्या रेट होगा, अगर कंपनी होगी यानी कि पेमेंट जिसको आप कर रहे हैं, ये जो मिस्टर बी है इसका स्टेटस अगर एओपी है, पार्टनरशिप है तो डिफरेंट रेट होगा, इंडिविजुअल है तो डिफरेंट रेट होगा, इसी तरीके से अगर इसका स्टेटस कंपनी है तो डिफरेंट रेट होगा। मतलब ये है कि मिस्टर बी ने पेमेंट करते हुए चेक करना है कि मिस्टर ए जो है ये किस तरह काम कर रहा है, एज ए कंपनी कर रहा है, बिजनेस इंडिविजुअल कर रहा है या एओपी कर रहा है। तो चेक करने के बाद उसने क्या करना है, जो टैक्स है वो विदहेल्ड कर लेना है। हम अज्यूम करते हैं कि इन्होंने 1,18,000 के ऊपर 5% जो टैक्स है वो विदहेल्ड करना है और बाकी जो इसका 95% है वो पे कर देना है किसको, मिस्टर ए को। मिस्टर ए रिसीव कर लेगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये जो 5% होगा मिस्टर बी क्या करेगा, एफबीआर को जमा करवा देगा। अब जब ये डिडक्ट करेगा तो पेमेंट तो सारी बनती है 1,18,000 सारी की सारी आपने मिस्टर ए को देनी है, लेकिन चूंकि हमने इनकम टैक्स का रूल फॉलो करना है उसके मुताबिक वो रूल ये कहता है कि आपने कुछ अमाउंट इनको पे कर देनी है और कुछ अमाउंट एफबीआर को देनी है। ये क्यों इस तरह का रूल रखा गया है कि जब मिस्टर ए पेमेंट रिसीव करेगा तो मिस्टर ए सारी की सारी 1,18,000 की जो ट्रांजेक्शन है, चूंकि इसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होकर इसके नाम पे जमा हो चुका होगा, इस वजह से बाद में ये पैसे लेने के बाद बाउंड होगा कि सारी की सारी जो ये वैल्यू है सेल की वो प्रॉपर सेल टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेगा और एफबीआर से कुछ नहीं छुपाएगा। अगर वो कुछ छुपाएगा तो चूंकि मिस्टर बी ने 5% उसके नाम पे जमा करवाया है तो एफबीआर को पता चल जाएगा कि इसने इसके साथ ट्रांजेक्शन की है लेकिन अपनी सप्लाई नहीं दिखाई। तो ये उन्होंने एक कंट्रोल बनाया हुआ है, चेक बनाया हुआ है कि ए और बी आपस में लड़ते रहें, टैक्स विदहेल्ड करें, वो उससे मांगे और हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो बिल्कुल सही और
एफिशिएंट पहुंचे जो कि होनी चाहिए, उसमें कोई भी इस तरह का एलिमेंट ना हो कि इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये 95% तो पेमेंट उन्होंने ले ली, बाकी जो 5% है वो आपने जमा करवाना है एफबीआर को। ये 15 दिन के अंदर अंदर 15 डेज जो है वो आपने टैक्स को जमा करवा देना है। अब दोनों पार्टीज है, मैं दोबारा आता हूँ कि इसी ट्रांजेक्शन को 5% को लेते हुए कि मिस्टर ए है और यहाँ पे आता है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने जब पेमेंट की तो 95% तो पे हो गया, बाकी जो 5% है वो एफबीआर को पे होना है। तो सेम टाइम पर इनकी जो मिस्टर बी की लाइबिलिटी है कि इन्होंने पूरी अमाउंट देनी है, 95 इन्होंने दे दिया, 5 नहीं दी, 5 ये 15 दिन के बाद एफबीआर को देंगे। तो ये क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे विद होल्डिंग टैक्स। मतलब इन्होंने ट्रांजैक्शन से विदहेल्ड कर लिया है टैक्स, 100% में से 5% विदहेल्ड कर दिया है। अब ये एफबीआर को जमा करवाएंगे, जब ये टैक्स जमा हो जाएगा एफबीआर की तरफ से आपको एक सीपीआर नंबर मिलेगा जिसको हम कंप्यूटराइज रिसीप्ट नंबर बोलते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एविडेंस होता है कि प्रॉपर जो टैक्स है वो जमा हो गया है। ये जब जमा करवाएंगे तो वहां पे प्रॉपर अमाउंट लिखेंगे कि 1,18,000 के ऊपर मैंने 5% जो टैक्स विदहेल्ड किया उसकी ये अमाउंट बनती है। और मिस्टर ए का प्रॉपर एनटीएन नंबर मेंशन किया जाएगा, मिस्टर ए का प्रॉपर नाम मेंशन किया जाएगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी जाएगी। ये हम फिर कभी देखेंगे, वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में समझ चुके हैं हमने कैसे चलान वगैरह बनाना है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट और इस तरह की डिफरेंट चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। बहरहाल चूंकि अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि ट्रांजेक्शन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि कहाँ पे क्या क्या चीज हमने करनी है। तो ये करने के बाद जब बैंक ये जमा हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, इसको इस मिस्टर ए को दे देंगे कि भाई ये 5%, 95% मैंने आपको पहले दे दिया है, 5% का भी मैं जमा मैंने करवा दिया है, तो मैंने आपका टोटल 100% दे दिया है, मेरी तरफ आपकी कोई पेमेंट नहीं है। अब ये जो 5% होता है इनके लिए तो होगा विद होल्डिंग टैक्स। ये जो 5% है ये मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स। मतलब जो इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स देना है अपनी इनकम के ऊपर वो इनका हर ट्रांजैक्शन पे डायरेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवांस टैक्स। साल के एंड में जाके जब टैक्स रिटर्न अपनी 30/6/2025 को साल क्लोज होगा तो टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे इसका क्लेम ले लेंगे और जो भी इसका टैक्स जो उनकी टोटल अमाउंट बनती होगी उसमें से ये टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे। मैं छोटी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि 30/6/2025, अभी मैं ऊपर जाता हूँ कि किस ट्रांजैक्शन पे टैक्स विदहेल्ड नहीं करना आपने, वही मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि हम इसका पर्पज क्या है। यहाँ पे वो कहेंगे जी सेल है, उसके बाद वो साथ ही ये कह देंगे कॉस्ट ऑफ सेल है और साथ ही कह देंगे जीपी है, और यहाँ पे हम ये कहते हैं कुछ उनके अदर एक्सपेंसेस हैं और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है उनका टैक्स बनता है 1 मिलियन का, यानी कि 10 लाख का, और यहाँ पे उनका जो टैक्स है वो चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल 30,000 उनका जो टैक्स है वो चार्ज होगा। बाकी जो अमाउंट होगी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम बोलेंगे 9,70,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है। लेकिन वो ये कहेंगे जी ये जो टैक्स है ना इसमें से मिस्टर बी ने ड्यूरिंग द ईयर मैंने उनको सेल की थी तो उन्होंने मेरी कोई 5500 के करीब अमाउंट डिडक्ट की हुई है, तो वो 30,000 में से इसको माइनस करेंगे और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। मतलब ये है कि ये उनके लिए एक्सपेंस नहीं है जो मिस्टर बी डिडक्ट कर रहा है, साल के एंड पे जाके वो जस्ट हो जाएगा। यही वजह है कि इसको हम विद होल्डिंग टैक्स बोलते हैं कि एक पार्टी के लिए विद होल्डिंग टैक्स है, दूसरी पार्टी के लिए सेम टाइम पे वो एडवांस टैक्स होता है। मतलब जो डिडक्ट कर रहा है उसकी लाइबिलिटी है, उसने विदहेल्ड करना है, जमा करवाना है, कोई उसका बेनिफिट नहीं है, सिर्फ उसने गवर्नमेंट के एज ए एजेंट काम करना है और मिस्टर ए के नाम पे जमा करवाना है। मिस्टर ए ने साल के एंड पे देना है लेकिन वो अभी सेल कर रहा है, रूल फॉलो हो रहा है, तो इस वजह से हर ट्रांजेक्शन भी उसका टैक्स विदहेल्ड हो रहा है, साल के एंड पे जाके वो एडजस्ट कर लेगा, उनके लिए एक्सपेंस नहीं है, वो एडवांस टैक्स है। अब ये तो है कॉन्सेप्ट कि आपने जब भी कोई सप्लाई की पेमेंट करनी है तो टैक्स विदहेल्ड करना है। साथ ही हमें रूल ने कानून ने हमें ये भी बता दिया कि अगर आप कुछ ऐसा काम करेंगे जो कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, पूरी की पूरी 118 की जो अमाउंट है वो दे देनी है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है ना 95 वाला 100 वाला, तो अगर आप ऊपर वाली 12 ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे तो आपने पूरी 100% पेमेंट कर देनी है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब यह है गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछेगी कि आपने टैक्स क्यों विदहेल्ड नहीं किया। सबसे पहले वो क्या है कि जी अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, अगर तो मिस्टर ए का जो स्टेटस है वो कमर्शियल इंपोर्टर है और आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो आपने कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। लेकिन इसके लिए आपने 2-3 चीजें देखनी है। पहली चीज क्या है, आप उनको ये कहें कि जीडी की कॉपी दे दें, गुड डिक्लेरेशन, आप इंश्योर करें
कि ये बंदा वाकई कमर्शियल इंपोर्टर है। कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है? जो बाहर से चीजें इंपोर्ट करता है और सेम कंडीशन में सेल कर देता है, उसको संबल नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। मतलब आपने लैपटॉप इंपोर्ट किए, लैपटॉप ही आगे सेल कर दिए, आपने जनरेटर इंपोर्ट किया, जनरेटर ही आगे सेल कर दिया। लेकिन अगर आप लैपटॉप के पार्ट्स ला रहे हैं और यहाँ पे संबल करके बेच रहे हैं तो फिर आपका स्टेटस कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है। सेम उस यूनिट में, सेम उस कंडीशन में, जिस यूनिट कंडीशन में यूनिट इंपोर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रही है, उसी तरह सेल हो रहा है, तो आपका स्टेटस क्या होगा? कमर्शियल इंपोर्टर। फिर आपने जीडी, अच्छा ये आप कहाँ से चेक करेंगे? जीडी से चेक कर लेंगे, क्योंकि आपने तो इंश्योर करना है ना कि क्या वाकई आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने उनसे अंडरटेकिंग लेनी है कि लिख के दें कि आप वाकई कमर्शियल इंपोर्टर है। तीसरे नंबर पे आपने उसकी एनटीएन इंक्वायरी पे जाना है, उनका एनटीएन ऑनलाइन वेबसाइट पे लिखना है और वहां से वेरीफाई कर लेना है कि इनका स्टेटस वाकई कमर्शियल इंपोर्टर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो आप ये कहेंगे जी आपको मैं टैक्स विथहेल्ड करूंगा, क्योंकि आपकी एक्टिविटी भी अपडेट नहीं है। याद रखें ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी जब आपसे एफबीआर पूछेगा कि आपने टैक्स विथहेल्ड करना था, आपने नहीं किया, आप ये कहेंगे कमर्शियल इंपोर्टर है, तो एफबीआर इन 3-4 चीजों को वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरिफिकेशन नहीं होगी तो वो टैक्स आपसे रिकवर किया जाएगा। मतलब आपने विथहेल्ड करना था लेकिन आप नहीं करेंगे और चीजें वेरीफाई नहीं होंगी तो आपसे आपसे जारी सी बात है, वो गवर्नमेंट कहती है आप विथहेल्ड करें, ना करें, कुछ कंडीशन पूरी होंगी। ये कंडीशन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये पूरी नहीं होंगी तो आपने टैक्स खुद जमा करवाना पड़ेगा, आपको लायबिलिटी होगी, लिटिगेशन होगी। उसके बाद क्या आता है? होटल एंड रेस्टोरेंट रिसीविंग पेमेंट्स इन कैश फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन और फूड सर्विस। मतलब आप कहीं पे जाके ट्रैवल आपने किया और जाके होटल में ठहर गए हैं, आपने किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लिया है, तो वहां पे और कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप ना भी टैक्स विथहेल्ड करेंगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर आप कोई यूटिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी SNGPL है, लेस्को है, इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स पे हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर भी आपने जो टैक्स है विथहेल्ड नहीं करना। और साथ ये भी कहा गया कि अगर आप पेमेंट अगर आप एक वेंडर है उसको पेमेंट कर रहे हैं और 25,000 से कम पेमेंट है, सप्लाई की बात हो रही है, मतलब आपने कोई चीज प्रोडक्ट परचेज की है, सर्विसेज की बात अभी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, सर्विसेज के केस में अमाउंट 30,000 है और अगर आप 25,000 तक जो सप्लाई है सिंगल वेंडर की एक साल में उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो आपने फिर भी टैक्स विथहेल्ड नहीं करना। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी की ही बात करते हैं कि मिस्टर ए है और इसी तरीके से मिस्टर बी है जो कि बायर है। उस आपने ये मिस्टर ए ने चीजें परचेज की और उसकी वैल्यू है इंक्लूडिंग GST 20,000, तो क्या मिस्टर बी पेमेंट करते हुए टैक्स विथहेल्ड करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये वैल्यू 25,000 से कम है। और फिर दोबारा मिस्टर ए ने दूसरी इनवाइस आपको कर दी कुछ टाइम के बाद, उसकी वैल्यू थी 3,000 और मिस्टर बी क्या पेमेंट के ऊपर टैक्स विथहेल्ड करेगा? नहीं, क्योंकि टोटल वैल्यू 25,000 से कम है। फिर कुछ टाइम के बाद मिस्टर बी ए ने फिर इनवाइस आपको कर दी 10,000 की, तो अब आप अगर आप जमा करेंगे 20 जमा 23 और टोटल ये बनता है 33,000। तो अब मिस्टर ए जब बी पेमेंट करेगा तो उसने सारी अमाउंट के ऊपर टैक्स विथहेल्ड करना है, क्योंकि ये जो लिमिट है वो 25,000 से ऊपर निकल गई है। ये एक साल की लिमिट होती है, सिंगल वेंडर के ऊपर है। अगर हाँ ये होता है कि आप मिस्टर सी आ जाता और 10,000 की वो इनवाइस करता, चूंकि सिंगल वेंडर की वैल्यू 25,000 से ऊपर नहीं जा रही, आप टैक्स विथहेल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहां पे सिंगल वेंडर की वैल्यू एक साल में 25 से ऊपर निकल जाए, वो आइदर एक इनवाइस हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो फिर टोटल अमाउंट के ऊपर आपने आखिरी ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स विथहेल्ड करना है। मतलब आपने 20 पे भी नहीं किया था, 3 पे भी नहीं किया, जब 10 को जमा किया तो टोटल हो गया 33, तो अब आप 33 पे विथहेल्ड करेंगे। जब आप विथहेल्ड करेंगे तो आप पेमेंट तो आपने इनकी तो कर दी है, आपने टैक्स विथहेल्ड नहीं हुआ, तो आप 10,000 में से उसको माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको पे कर देंगे। उसको बताएंगे कि पहली 2 ट्रांजेक्शन पे विथहेल्ड नहीं हुआ था, उस टाइम 25,000 से कम अमाउंट थी, अब चूंकि 25 से ऊपर निकल गई है तो लिहाजा एज पर रूल मैंने उन 2 अमाउंट के ऊपर भी टैक्स विथहेल्ड करना है। तो ये भी एक कानून ने हमें दे दिया कि 25,000 से। ये क्यों दिया गया है? नॉर्मली पैटी कैश के लिए छोटी मोटी आप स्टेशनरी लेते हैं, एंटरटेनमेंट लेते हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें लेते हैं, तो वहां पे कहाँ पे टैक्स विथहेल्ड करते फिरेंगे। इस वजह से गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कि सिंगल वेंडर पे टैक्स विथहेल्ड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब आपने वो तो सप्लाई की बात हमने की है ना, कोई सर्विसेज है, कोई आपने पेंट की सर्विसेज ऑफिस में करवा ली, कोई सफाई किसी से करवा ली, कोई भी काम आपने किया, इलेक्ट्रिशियन का काम करवा लिया, कोई एसी गर्मी आ गया, कोई एसी की आपने इंस्टॉलेशन करवा ली है, उसकी सर्विसेज करवा ली है, तो सिंगल वेंडर में वहां पे 25,000 की अमाउंट है, यहाँ पे 30,000 है, तो आप अगर दे रहे हैं तो फिर भी आपने टैक्स विथहेल्ड नहीं करना। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था कि ये जो आपने स्टडी करना है ना, आपने सेक्शन 153 का सब सेक्शन 5 देखना है,
क्लास 46 डबल वन देख लें, डबल ए देख लें, 47A देख लें, पार्ट 4 और सेकंड स्केड्यूल, ये आपने सारी चीजें स्टडी कर लेनी जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ से उठाई हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, परचेज ऑफ यूज मोटर व्हीकल फ्रॉम जनरल पब्लिक। एक बंदा है जनरल पब्लिक में, मिस्टर BCD है, उसने आपको 20 मिलियन की या 20 लाख 2 मिलियन की जो गाड़ी है वो सेल कर दी है, और आप मार्केट में गए शोरूम से, आपने उससे गाड़ी परचेज की, किसी भी वेबसाइट से, पार्क वी ओलेक्स कहीं से भी खरीद लिया आपने, तो क्या आप पेमेंट करते हुए टैक्स विदहेल्ड करेंगे? तो यहाँ पे रूल ये कहता है जी आप जनरल पब्लिक से अगर परचेज कर रहे हैं तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। उसके बाद क्या आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अगर फ्रेश मिल्क कोई बाय कर रहे हैं, कोई मिल्क डेयरी कंपनी है, फार्मर से मिल्क परचेज कर रही है, या किसी भी जो कॉन्ट्रैक्टर है या इस तरीके से मिडिल मैन, उनसे मिल्क परचेज किया जा रहा है तो टैक्स विदहेल्ड नहीं होगा। कोई फिश का बिजनेस हो रहा है, लाइव चिकन है, बर्ड्स है, एग्स है, अनपैक मीट है, ये सारी इन सब चीजों की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो फिर भी आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बेसिकली बात हो रही है। इसी तरीके से पेट्रोलियम एजेंट है, अगर आप किसी पेट्रोलियम एजेंट को पेमेंट कर रहे हैं, किसी से आपने अपने जेनसेट के लिए, जनरेटर के लिए, या कोई भी आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे आप डीजल लेते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट कर रहे हैं और वो प्रॉपर सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड और एक्टिव भी है, तो फिर भी आपने उसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। इसी तरीके से अगर एयर ट्रेवलिंग कंपनी है, कोई टिकट आपने परचेज की है और वो जो एजेंट है अपनी कमीशन के ऊपर टैक्स दे रहा है, मतलब ये है कि एक एजेंट है, PIA जब उसको पेमेंट करती है तो वो टैक्स विदहेल्ड करती है उस एजेंट की, और उस एजेंट से आप टिकटें परचेज कर रहे हैं तो फिर आपने जो टैक्स है विदहेल्ड नहीं करना, उसके ऊपर भी अमाउंट अप्लाई नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है और कोई आर्टिशन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, पेंटर है, डेली वेजर है, और ये अच्छा ये लिखा हुआ है स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात हो रही है। इफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑफ द बिल्डिंग, रोड, ब्रिज एंड अदर सच स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशन क्या है कि आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है, प्लम्बर का नहीं करना, इलेक्ट्रिशियन का नहीं करना, कारपेंटर का नहीं करना, पेंटर का नहीं करना, डेली वेजर का नहीं करना, और इसके अलावा कोई और सर्विसेज दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ही दे रहे हैं तो विदहेल्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन कौन सी थी, पहली कंडीशन ये आती है कि अगर वो उसके, अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं और टैक्स में रजिस्टर्ड एनटीएन है तो फिर तो आप विदहेल्ड करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर एनटीएन नहीं है तो फिर आपने प्रॉपर उसका, उनका जो ID कार्ड नंबर है वो लेना है, प्रॉपर फॉर्म फिल करना है, डिटेल रखनी है, और ये टैक्स तो नहीं विदहेल्ड करना लेकिन डिटेल सारी आपने रखनी है कि आप किन को पेमेंट कर रहे हैं। चौथे नंबर, जो 11वें नंबर पे आती है चीज, वो क्या आती है कि आप अगर किसी के पास वैलिड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट क्या होता है कि जैसे मिस्टर A और B की हम बात कर रहे थे, मिस्टर B जब पेमेंट करेगा मिस्टर A को, तो अगर मिस्टर A ने टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले लिया, मैंने एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के ऊपर बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मिस्टर A जो है वो ये FBR के पास जाता है ड्यूरिंग द ईयर और जाके ये कहता है कि मैंने आपको जितना मेरा टैक्स बनता है अगले क्वार्टर का, मतलब फॉर एग्जांपल हम बात करें तो अप्रैल, मई या जून का जो क्वार्टर है इसका एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उसने FBR से लेना है। FBR के पास मिस्टर A जाएगा, जाके ये कहेगा कि जो इस पीरियड का टैक्स बनता है ना, पास की बेस पे, पास प्रैक्टिस या फार्मूले की बेस पे, पिछले सालों में मेरी ये सेल थी, मैं आपको टैक्स आज ही दे देता हूँ, लेकिन मुझे आप सर्टिफिकेट दे दें। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मिस्टर B क्या करेगा, पूरी अमाउंट का टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा। 30 जून 2024 से पहले पहले 100% का एग्जम्पशन मिलता था, मतलब आपने 1,18,000 की इनवाइस की तो मिस्टर B पूरी की पूरी अमाउंट आपको पे कर देगा, कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करेगा। लेकिन 1 जुलाई 2024 से बजट में चेंजिंग्स आ गई, फिर ये कहा गया कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट 100% डिडक्शन नहीं, इसकी रिडक्शन नहीं होगी, रिड्यूस रेट पे इशू किया जाएगा। नॉर्मली ये 1% पे अब इशू किया जाता है कि अगर किसी का टैक्स रेट 5% है तो 80%, यानी कि 4% एग्जम्पशन है, 1% जो है आपने टैक्स फिर भी विदहेल्ड करना है। जारी बात है, ये एक नया रूल है, सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। 30 जून से पहले कोई इस तरह का रूल नहीं था, लेकिन अब ये रूल जो है अप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी के पास वैलिड एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है तो आपने वहां पे देख के जो टैक्स रेट है वो जारी बात है फिर 5% नहीं होगा, जो भी रिड्यूस रेट होगा वो आप चार्ज करेंगे, और टेक्निकली आप 100% विद होल्डिंग नहीं कर रहे होंगे क्योंकि एग्जम्पशन अवेलेबल है। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट आता है, इसके अलावा और भी पॉइंट होंगे, वो जारी बात है जब आप देख लेंगे। अगर कोई मैंने मिसिंग कर दी है तो लर्निंग के लिए, हमारी इंटरनेट डिस्कशन के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिए ताकि दूसरे भी सीख सकें, हम उसके ऊपर डिस्कशन भी करें और मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा। जारी बात है ये टैक्स जो है
होता ही ऐसे है, डिस्कशन के बाद ज्यादा मैच्योर होता है। तो ये अगर किसी एओपी या इंडिविजुअल का टर्नओवर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से कम है पिछले सालों में, तो उन्होंने भी टैक्स जो है विदहेल्ड नहीं करना जब वेंडर को पेमेंट करनी है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। अगर मिस्टर बी जो है, इनका टर्नओवर से मुराद ये है कि इनके बिजनेस की जो सेल है पिछले सालों में 10 करोड़ से ऊपर नहीं है, 100 मिलियन से ऊपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पिछले सारे सालों में एक साल की बात हो रही है, किसी एक साल में, ये नहीं कि सारे साल जमा कर लें। तो पिछले सालों में इनकी सेल 50-60 मिलियन रही है हर साल, तो फिर ये पूरी पेमेंट कर देंगे, ये कोई टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे। 1,18,000 की अमाउंट पूरी की पूरी पे कर देंगे, इन्होंने डिडक्ट नहीं करना। ये क्यों कहा गया? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई जब कोई बंदा टैक्स डिडक्ट करेगा तो उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है कि वो जमा करवाए, जमा करवाने के लिए उसने रिसोर्सेज रखने हैं या किसी की सब्सिडी लेनी है, क्योंकि इसको तो टैक्स का नहीं पता होगा इतना। जब एक बंदे का बिजनेस कम होता है तो बिजनेस पे फोकस करता है, उसको बाकी चीजों का अंदाजा नहीं होता। लेकिन जब आपका बिजनेस एक सर्टन लेवल पे चला जाए, मतलब 10 करोड़ से ऊपर सेल हो गई है, तो फिर आपका एक छोटा सा सेटअप भी बन जाता है, ऑफिस भी बन जाता है, 1-2 बंदे भी आप रख लेते हैं, तो फिर टैक्स की अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से कहा कि अगर 50-100 मिलियन से नीचे है तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना, आप बिजनेस पे फोकस करें, इस ट्रांजेक्शन पे फोकस मत करें, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में भी फॉल नहीं कर रहे। तो आपने ये सारी चीजें देख लेनी है। 100 मिलियन से नीचे होगा तो फिर भी आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना। आमतौर पर हमें इन चीजों का नहीं पता होता। मोस्टली जो काम करते हैं, मैंने वैसे काफी बार इसके ऊपर डिस्कशन की है, लेकिन नॉर्मली हमें नहीं पता होता। लेकिन जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, जारी बात है उनको अपडेट रहना चाहिए, ताकि अच्छा कुछ केसेस में होता ही है कि आपको वेंडर ये कहता है मैंने आपसे 118 ही लेने हैं, जो टैक्स बनता है ना आप खुद जमा करवाएं। तो आप अपने पल्ले से जमा करवा रहे होते हैं, क्योंकि वेंडर तो नहीं मानता, वो कहता है मैंने नेट अमाउंट ये लेनी है, मैं जितना भी टैक्स बनता है आप जिम्मेदार, आप खुद जमा करवाएं। लेकिन अगर पेमेंट करते हुए, बिजनेस करते हुए, टैक्स का काम करते हुए, जॉब मैनेज करते हुए आपके पास कोई असाइनमेंट आती है, क्वेरी आती है, कोई प्रपोजल आता है, तो आपको इन चीजों का पता है और आप अगर उसकी पेमेंट कर रहे हैं उन चीजों की, और अपनी जेब से टैक्स आप देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये इसके ऊपर टैक्स नहीं बनता, तो फिर जहरी बात आपकी सेविंग होगी। मतलब मिस्टर ए है, वो ये कहता है मैंने आपको 118 की इनवाइस की है ना, जो भी इसके ऊपर टैक्स बनता है ना वो आप खुद जमा कराएं, मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे आपने 118 दे देना है। अब फिर जहरी बात है जो पे कर रहा होगा उसने ट्रांजेक्शन को लीगल करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी जेब से जमा करवाता है। मतलब 118 तो उसको देगा, लेकिन जो टैक्स होगा अपनी जेब से जमा करवाता है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि मैं तो जनाब जो पेमेंट कर रहा हूँ इस 12 जगह पे फॉल कर रहा हूँ, तो फिर जारी बात आप टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे, आप अपनी जेब से भी जमा नहीं कराएंगे। एट द एंड आपकी कॉस्ट भी बचेगी, आपकी जो कैश फ्लो है वो भी मेंटेन रहेंगे। तो ये बेसिकली लेक्चर था आज का, इसको स्टडी कर लीजिएगा। इसके ऊपर बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन कर ली है। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो आप डिस्कस करें, मेंशन करें, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि दूसरे लोग भी सीखें, हम भी सीखें, मैं भी आपसे सीखूं, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।